स्वागत है आपका हमारे फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स 12 क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वेक्टर फ्लक्स तथा गॉस की बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा चैप्टर। तो दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होगा एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम समतलीय कोण क्या होता है यानी प्लेन एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम सॉलिड एंगल यानी घन कोण क्या होता है। तो दोस्तों इन तीनों चीजों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर से अंग्रेजी में कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की एक निश्चित दिशा होती है जो कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अवलंब की दिशा में होती है। जैसे कि मान लो ये कोई पृष्ठ है, दोस्तों ये कोई पृष्ठ है, इसकी एक निश्चित दिशा होगी जो कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अवलंब की दिशा में होगी। ठीक है दोस्तों, इसका जो एरिया वो कह देंगे हम ए, मान लेंगे ए इसका एरिया है। जो हमने बाहर की ओर जो अवलंब खींचा है उसको कह देंगे हम ये एन कैप। ठीक है, तो ये एन कैप है, बाहर की ओर खींचा हुआ अवलंब है, बाहर की ओर खींचा हुआ अवलंब है एकांक वेक्टर। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ के लंबवत है ना, ये पृष्ठ के लंबवत ही तो है। तो फाइनली हम एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, ए वेक्टर। ठीक है दोस्तों, बेसिकली हम जानते हैं कि जो एरिया होती है वो अदिश राशि होती है यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। बट आज हम इस क्षेत्रफल में क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर में क्या पढ़ेंगे कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, बेसिकली फिजिक्स में जो एरिया पढ़े, जब भी हम फिजिक्स में जो एरिया पढ़ते हैं वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा देखते हैं ये बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर बराबर हो जाएगा ए इंटू एन कैप। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो ए है वो क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर, तो लिख देंगे हम ए वेक्टर बराबर क्या होता है हमारा क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है दोस्तों, और ए बराबर क्या है हमारा इस सरफेस का एरिया यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, और एन कैप क्या है, यहाँ एन कैप है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचेगा एकांक वेक्टर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया एकांक वेक्टर। ठीक है दोस्तों, एकांक वेक्टर, तो ये हमारा क्या होता है एरिया वेक्टर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब आता है हमारा समतलीय कोण यानी प्लेन एंगल। ठीक है दोस्तों, समतलीय कोण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्लेन एंगल। ठीक है दोस्तों, तो समतलीय कोण क्या होता है? समतलीय कोण होता है किसी भी वृत्ताकार मार्ग के द्वारा, ठीक है दोस्तों, किसी भी वृत्ताकार मार्ग के द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण यानी वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा वही हमारा समकोण होगा यानी समतलीय कोण होगा। ठीक है दोस्तों, प्लेन एंगल होगा। जैसे कि मान लो दोस्तों ये कोई वृत्ताकार मार्ग का यू चाप है। ठीक है, तो वृत्ताकार मार्ग का, जैसे कि मैं मान लो इसको ये पूरा ड्रॉ कर दूं यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा ऐसे इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर दूं तो ये वृत्ति का बन जाएगा। तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बोली, किसी भी वृत्ताकार मार्ग के द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण यानी जो थीटा बनेगा वही हमारा क्या होगा समतलीय कोण। ठीक है दोस्तों, समतल क्यों है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि 2D डायमेंशनल में है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे समतलीय। समतलीय तो है ये वृत्त समतल होता है हमारा, तो इसको ये चाप है ये वृत्ताकार चाप, तो इसको हम नाम दे देंगे डी एस। ठीक है दोस्तों, बहुत ही छोटा सा यानी डेल्टा एस। ठीक है दोस्तों, तो इससे इसकी दूरी होगी ना वो इसकी त्रिज्या क्या होगी आर। तो समतलीय कोण बराबर हम कह सकते हैं, समतलीय कोण बराबर समतलीय कोण थीटा बराबर, ठीक है दोस्तों, समतलीय कोण थीटा बराबर
बी एस अपॉन आर। ठीक है दोस्तों इसका समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अब बात आती है हमारे घन कोण यानी सॉलिड एंगल। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे घन कोण, हेडिंग डाल देंगे घन कोण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है दोस्तों, घन कोण क्या होता है? किसी भी गोली खंड के द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को हम घन कोण कहते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई गोला है, गोला यानी स्फीयर, 3D में है। ये वृत्त नहीं है, ये वृत्त और गोले में बहुत बड़ा फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, जो सर्कल होता है वो 2D होता है और जो स्फीयर होता है यानी गोला होता है वो 3D होता है। जैसे कि स्फीयर मतलब जैसे कि बॉल। ठीक है दोस्तों, और जो सर्कल यानी कोई छल्ला, रिंग वगैरह ऐसी रिंग होती है ना, वो रिंग ये टाइप की ये होती है हमारी सर्कल। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं हम घन कोण को। तो हम मान लेंगे इसके केंद्र से 8 दूरी पर हमने कोई एरिया वेक्टर लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल वेक्टर 8 दूरी पर। कितनी दूरी पर? 8 दूरी पर। जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर है वो है डी वेक्टर, यानी बहुत ही छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर है। तो दोस्तों इसका जो इसमें एंगल बनेगा इसके केंद्र पर बहुत ही छोटा सा बनेगा, जिसको हम नाम दे देंगे डी ओमेगा। ठीक है दोस्तों, घन कोण को हम ओमेगा से दिखाते हैं, बट ये छोटे से क्षेत्रफल का छोटा सा घन कोण है, इसलिए मैंने डी ओमेगा लिख दिया। ठीक है, तो इसका जो ए वेक्टर होगा, ठीक है दोस्तों, डी ए वेक्टर वो ये इसी तरफ होगा क्योंकि बाहर की ओर ही था। और जो डी ए है वो इसका क्षेत्रफल है, और जो ये है ना ये वो इसका क्षेत्रफल वेक्टर है। ये इस तरफ बाहर की खींचे अवलंब की दिशा में होता है ना, मैंने बताया था ना, वो यही चीज है ये। और जो डी है वो तो इसका क्षेत्रफल है छोटे से का। तो चलिए देखते हैं हम घन कोण बराबर लिख सकते हैं हम डी ओमेगा। ठीक है, तो ये डी ओमेगा बराबर लिख सकते हैं हम डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये घन कोण। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। तो घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। दोस्तों ये तो अभी हमने छोटे से एक बार निकाला। अब बात आती है पूरा जो गोला है उसका घन कोण कितना होता है। तो दोस्तों पूरे घन कोण निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोस्तों हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है दोस्तों, तो लिख देंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिएगा ध्यान से इंटीग्रेशन यहाँ पर। तो देखिएगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हम करेंगे डी ओमेगा बराबर, ये इंटीग्रेशन लगा निशान डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों डी ओमेगा इंटीग्रेशन हो गया ओमेगा। ठीक है, अब बात आती है हमारे इसके इंटीग्रेशन की। दोस्तों देखिएगा यहाँ दूरी क्या है, दूरी का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये दूरी है ना वो सभी के लिए कांस्टेंट है। कोई कहीं भी प्रश्न ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, कहीं भी ले लो, दूरी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम बाहर लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, तो इंटीग्रेशन होगा काय का? केवल इस एरिया का, इतना छोटा एरिया यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, यानी टोटल सरफेस का। ठीक है, तो टोटल सरफेस का एरिया कर देंगे हम गोले के। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा डी ए का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, यानी इस छोटे से एरिया का। तो देखिएगा फाइनली घन कोण बराबर हो जाएगा 1/r स्क्वायर। दोस्तों डी ए का इंटीग्रेशन होगा ए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर हम लिख देंगे 4πr स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू ओमेगा बराबर 1/r स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा ओमेगा बराबर क्या आया? ओमेगा बराबर 4πr
आया, ठीक है। तो ओमेगा और क्या हमारा 4 पाई। तो ये जो ओमेगा है, यहाँ ओमेगा क्या है, संपूर्ण घनकोण है, ठीक है। उसको संपूर्ण घनकोण, ओमेगा बराबर क्या है, संपूर्ण घनकोण, जिसका मान क्या है 4 पाई के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ ओमेगा संपूर्ण घनकोण है, ठीक है दोस्तों। यहाँ ओमेगा क्या है, संपूर्ण घनकोण, इसका मान पाई के बराबर होता है, 4 पाई के बराबर होता है दोस्तों। इसका हम गॉस की थ्योरम में यूज करेंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो देखेंगे हम विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ठीक है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ELECTRICFLUX दोस्तों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक्चुअली जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र ही है, ठीक है दोस्तों। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किसी भी पृष्ठ से अगर जितनी अधिक निकलेंगी वहां वैद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। ये जो वैद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों, यानी वैद्युत क्षेत्र ई पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों हम लिखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखता हूं मैं, किसी काल्पनिक, तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, दोस्तों किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं, ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसे फाई ई से दर्शाते हैं यानी दिखाते हैं, प्रदर्शित करते, बात सीखी है। तो ये तो हमारी थी इसकी डेफिनेशन वैद्युत फ्लक्स की। कोई अगर पूछ ले तो आप ये बता देंगे तो चल जाएगा। तो मेन बात आती है हमारी इसको समझने की, वैद्युत फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो हम इसको डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। जैसे कि ये कोई पृष्ठ है, ये मान लो कि ये कोई पृष्ठ है, ठीक है। तो इसमें जो होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या में इसको ऐसे दर्शा दूंगा, ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यहाँ से इसमें से निकल रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम एक क्षेत्रफल वेक्टर ले लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे डीए। ये इसका एरिया है, क्षेत्रफल वेक्टर है वो है डीए वेक्टर, दोस्तों। और जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है इसी डायरेक्शन में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, इसी डायरेक्शन में तो है, इसकी डायरेक्शन है। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर हमने छोटा सा लिया, तो फाइनली हम वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं डी फाई बराबर डी फाई ई, यानी छोटे से का क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स बराबर हो सकता है, होता है ई इंटू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है दोस्तों। ये हमारे छोटे से इसका। अब बात आती है हमारे इसके पूरे की, दोस्तों इसका पूरे का निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली हम लिख सकते हैं इसको फाई ई बराबर, दोस्तों इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है, सभी जगह बराबर है, ठीक है। तो ई तो कांस्टेंट है हमारा, ई
इंटू, ठीक है दोस्तों, ये डॉट गुणन, यहाँ ये डॉट है, इंटू डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या हुआ ए, ठीक है दोस्तों। जब भी हम इसको हटाएंगे पॉइंट को यानी डॉट गुणन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, पाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यही हमारे सूत्र है। इसका जो मात्रक होता है वो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, मैं आपको मात्रक इसका बना के दिखाता हूँ। वेधक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है दोस्तों। तो जो एरिया का होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। एरिया का जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों देखिएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको भी वेधक फ्लक्स का जो सूत्र ड्राइव करवाया था उसमें दो कंडीशन आती है, ठीक है। तो यही वाला सूत्र है जो मैंने अभी बताया था, पाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। इसका मात्रा भी बताया था मैंने, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसका मात्रा होता है। इसमें दोस्तों दो कंडीशन आती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट होती है, कंडीशन फर्स्ट, देखिए कंडीशन फर्स्ट है क्या है, जो कोई भी पृष्ठ हो समतल पृष्ठ, वो वेधक क्षेत्र की तीव्रता के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है दोस्तों। थीटा डिग्री यानी मान ले हम ये कोई पृष्ठ है, कोई पृष्ठ है, इसमें जो वेधक बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है दोस्तों। ये वेधक बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये वेधक क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ है, इस तरफ है डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। वेधक क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ है, उसका जो एरिया है वो क्या है ए, जो एरिया वेक्टर है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस तरफ है, इसी तरफ है, ठीक है दोस्तों। जो इन दोनों के बीच थीटा डिग्री का कोण बनना होगा, ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच, तो वो थीटा डिग्री का कोण कितना है, थीटा डिग्री कोण है 0 अंश, ठीक है दोस्तों। केस फर्स्ट में क्योंकि वेधक क्षेत्र की तीव्रता भी इसी तरफ है और जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी तरफ है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा 0, तो हम यहाँ पर रख देंगे 0। पाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ई ए कॉस 0, तो कॉस 0 अंश का मान होता है, कॉस 0 बराबर होता है 1, तो ध्यान रखिएगा। तो फाइनली हमारा जो वेधक फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ से जो होगा वेधक फ्लक्स गुजरेगा वो होगा पाई बराबर ई ए। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब बात आती है हमारी कंडीशन सेकंड की, ठीक है दोस्तों। लिख देंगे कंडीशन सेकंड, तो इस कंडीशन सेकंड में वेधक बल रेखाएं मान लीजिए यूं जा रही है, ठीक है दोस्तों, इस तरफ, उसमें भी इस तरफ गई थी, वेधक क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, वेधक बल रेखा की डायरेक्शन ये है। इसमें कोई पृष्ठ रखा गया है, वो कहाँ, इसके वेधक बल रेखाओं के समानांतर रखा गया, ठीक है दोस्तों। ये पृष्ठ है, मान लो ये पृष्ठ, इसको डार्क कर देते हम ताकि लगे पृष्ठ है। ये मान लो कोई पृष्ठ है, ठीक है दोस्तों, इसको हम दिखा नहीं सकते उस तरह की तरीके से, ये कोई पृष्ठ है जो मैंने उसमें बनाया था यहाँ पर की, ठीक है दोस्तों। अभी इस बार मैंने इस पर लिटा दिया, इसको प्लेन कर दिया यहाँ एकदम सीधे वेधक बल रेखाओं की दिशा के साथ। तो दोस्तों इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो इस तरफ है, ठीक है दोस्तों, यानी जो एरिया है वो कहाँ है, इस तरफ, और जो वेधक बल रेखा इसमें से बिल्कुल भी पास नहीं हो रही है, तो इसका वेधक फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये वेधक क्षेत्र की तीव्रता के साथ कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का, इस बार जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वेधक क्षेत्र की तीव्रता यहाँ है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ है, ऊपर की ओर, तो फाइनली हम लिख देंगे फाई ई बराबर, यानी जो वेधक क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी ई ए
कॉस थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। दोस्तों थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 बराबर क्या होता है, कॉस 90 बराबर होता है 0। तो बस हम इसमें 0 कर देंगे तो टोटल जो फाई ई होगा वो हमारा क्या होगा, शून्य, यानी 0 होगा। इसमें से दोस्तों एक भी वैद्युत बल रेखा ऊपर पास नहीं हो रही है, उसमें क्या होता है पास हो रही थी वैद्युत बल रेखा जब पृष्ठ यूं रखा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो पृष्ठ लेटा हुआ है इसलिए वैद्युत बल रेखा पास ही नहीं हो रही है, तो वैद्युत प्लस कहाँ होगा, हो ही नहीं। जब वैद्युत